हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बता दूं। आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं भाई। तो एज पर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, आपका ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट था राजी कैसे बना था आपको, तो यहाँ पे एनर्जी कंपोनेंट होती है, ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होती है। ये आपके पास प्राइमरी साइड का राजी सर्किट बन गया। ऐसे ही ये मेरे पास सेकेंडरी साइड बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास सेकेंडरी साइड का होता है। ठीक है, और आपको क्लियर है भाई, यहाँ पे जो करंट होता है जी उसको हम बोलते हैं आई नॉट, और ये दो कंपोनेंट का सम होता है। एक होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, एक होता है आपके पास जो आपकी एनर्जी लॉसेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, सोर्स, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होती है राइट, ये होती है R1, ये होती है X1। ठीक है, ये आपका साथ में ही रहेगा। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है राजे। और यहाँ पे जो करंट जाता था उसको हम क्या बोलते थे, I2 डैश। यहाँ पे करंट जो जाता था उसको बोलते थे I1। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट जाएगा राजे उसको क्या बोलेंगे, I2, और जो रेजिस्टेंस होगी R2, रिएक्टेंस X2। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं राजी, आपके पास लोड वाला कंपोनेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा होता है, आपका लोड लगा होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड रेफर कर दूं, ठीक है, मान लीजिए इसकी टर्न रेशो N1 रेशो N2 है। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी साइड, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड का सर्किट आपका ऐसे होगा। अगर मैं सेकेंडरी साइड के पैरामीटर रेफर कर दूं प्राइमरी साइड, ठीक है, उसका मीनिंग क्या देखो, पिछले लेक्चर में बता रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडरी साइड के जो पैरामीटर है, पैरामीटर रेफर टू, बोलो किस साइड रेफर करेंगे, प्राइमरी साइड। ठीक है, उसको हम प्राइमरी साइड रेफर कर देंगे। ठीक है, और उसको R2 डैश बोलेंगे। R2 डैश किसको बोलेंगे राजे, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, ये जो आपके पास R(2) दिख रहा है ना, R(2) को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, इन प्राइमरी साइड। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, जिस साइड लेके जाना है उस साइड देख लो टर्न कितनी है, कितनी है भाई, N1। ठीक है, तो उस वाली टर्न रेशो N1, और जहां से उठाया वहां पे टर्न कितनी है, N2। इसका कर देना स्क्वायर इनटू जितनी वैल्यू उठाई है। ठीक है, ऐसे ही X2 डैश, वो क्या हो जाएगा राजी, जल्दी से बताओ, जिस साइड लेके जा रहे हैं वो वाली टर्न डिवाइड बाय जहां से उठाया है उसका स्क्वायर इनटू जितनी वैल्यू उठाई है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं प्राइमरी साइड कितनी हो जाएगी राजी, उसको बोलेंगे R01। ठीक है, तो R01 टोटल प्राइमरी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें पहले R1 पड़ी थी और साथ में क्या आ गया आपके पास, R2 डैश। ऐसे ही X1 डैश क्या हो जाएगा, सॉरी, ऐसे ही X01 होगा टोटल प्राइमरी रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू जो पहले पड़ी थी, अब ये जो रेफर करके ले आए आप। ठीक है, पहले यही पड़ी थी ना R1 और X1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सर्किट की बात करूं, इस पूरे सर्किट का जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटाइजिंग ब्रांच और आपके पास कोर लॉसेस की ब्रांच आ जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस टोटल, यहाँ पे रिएक्टेंस। ठीक है, तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज रही होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, यहाँ पे हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रांच होती है राजे, ये आपके पास कोर लॉसेस को डिफाइन करती है, ये रेजिस्टेंस, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से यूजफुल फ्लक्स बनती है। ठीक है, इसको हम IM बोलते हैं, इसको हम IE बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, I(1) है, यहाँ पे करंट कौन सा होगा, I2 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा R01, ये क्या हो जाएगा, X01। ठीक है, ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर्किट को। ठीक है, और मेनली हम क्या करते हैं, ये जो ब्रांच होती है आपकी, इस ब्रांच को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, बोलो जी ओके हो गया, क्योंकि इसमें जो करंट जाता है वेरी वेरी स्मॉल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं प्राइमरी पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड, पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो वो क्या होंगे जल्दी से बताओ, तो R1 को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब वो हो जाएगी R1 डैश। ठीक है, R1 डैश को क्या पढ़ेंगे राजी, प्राइमरी की रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। ठीक है,
तो जिस साइड लेके जा रहे हैं राजी, सेकेंडरी साइड लेके जा रहे हैं, उस साइड टर्न कितनी है n2, और यहाँ से उठाया वहां पे कितनी है n1। ठीक है, इसका मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं n2 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर इंटू r1। ठीक है, कोई जे नहीं याद रखने की जरूरत, तो k से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, बस सिंपल सी बात जो आपको बताइए वही आपने याद रखनी है। ऐसे ही रिएक्टेंस प्राइमरी की सेकेंडरी साइड जो हम लेके जा रही हैं n2 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर इंटू x1। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड जिसको हम R02 बोल रहे हैं ना जी, वो क्या होगा R2 प्लस, हाँ जी, R1 डैश। ओके हो जाएगा यहाँ तक, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है सर, वेरी गुड। तो x02 बोलो, x02 क्या होगा सर, x02 हो जाएगा आपका x2 प्लस, हाँ जी, x1 डैश। लेकिन राजे आपकी ये जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच को भी रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ब्रांच को भी रेफर करो भी जल्दी से। तो R02 सॉरी R0 था, उसको हम R डैश बोल देते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया था मैंने, नहीं दिया, इसको R0 बोल दो, इसको X0 बोल दो। ठीक है, तो इसको हम दूसरी तरफ जैसे ही लेके जाएंगे, ये भी सेम ही आ जाएगा राजे, n2 डिवाइड बाई n1 इसका स्क्वायर इंटू R0, ऐसे ही X0 डैश दैट इज n2 डिवाइड बाई n1 इसका स्क्वायर इंटू x0 डैश। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सर्किट देखूं तो सर्किट मेरा ऐसा दिखेगा, यहाँ पे मेरे पास वाइंडिंग रहेगी, यहाँ पे मेरा ब्रांच आ जाएगी आपकी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच जिसको आपने रेफर किया है राजी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लोड रहेगा राजी। ठीक है, यहाँ पे लोड रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी R02, ये आ जाएगी X02। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरी EMF E(2) होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी वोल्टेज लोड वाली वोल्टेज होगी जिसको हम V2 बोलते हैं। राइट, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। मेनली हम क्या करते हैं राजेश, ये जो ब्रांच है आपकी, ये वाली ब्रांच को हम निगलेक्ट करके चलती है। ठीक है, इसको क्या करके चलते हैं, निगलेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपकी वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो करें स्टार्ट भाई, जल्दी से बताओ, बोलो जी, करें स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट अब यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो सर्किट बना है राजी, उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं, इसको R02 बोल दें, इसको X02 बोल दें। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी राजी, V(2). ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ जो आपके पास लोड लगा हुआ राजी, दैट इज लैगिंग लोड। ठीक है, मींस पॉजिटिव हाई हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल पैरामीटर आर रेफर टू सेकेंडरी साइड। वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है राजे, कि आपकी वोल्टेज रास्ते में कितनी ड्रॉप हो रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से E2 वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है राजे, I2 जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। ठीक है, तो E2 वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो जाएगा, V2 वोल्टेज का फेजर सम प्लस I2 करंट इंटू R02 प्लस JX02। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी राजी। अगर इसको मैं फेजर डायग्राम की फॉर्म में लिखूं, देखिए कैसे, यहाँ तक वोल्टेज मान लीजिए मेरी V(2) है। ठीक है, ये है V(2), और मान लीजिए लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स करंट में लैगिंग दिखा दूंगा राजी। ये है मेरा I2, और ये जो एंगल बनेगा राजी दैट इज 5। ओके हो गया भाई। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो लॉसेस होंगे आपके I2 R2 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होंगे। ठीक है, तो करंट आपका राजी इस डायरेक्शन, इस नीचे को ऐसे है, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में मेरे पास, बोलो जी, I2 इंटू R02 लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं R02। ठीक है, और जो भी एंगल होगा उससे 90 डिग्री, इस ये जो I2 है इससे 90 डिग्री। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होंगे, I2 इंटू X2, यहाँ से 90 डिग्री बना देते हैं राजी। ये मेरे पास लॉसेज कौन से होंगे, I2 इंटू X02। ठीक है, और आप क्वेश्चन में बता भाई, जे V(2) ध्यान से देखिए, जे V(2) प्लस जे I2 R2 प्लस जे, तीनों का सम क्या हो जाएगा राजी, बोलो जी, तीनों का सम हो जाएगा E2।
तो जे मेरे पास हो जाएगी E2। ठीक है जी, तो जे मैंने ड्रॉ किया है नथिंग बट E2। बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनिए, अब आने वाला है मजा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे लाइन एक खींच दूँ, इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो देखिए क्या होगा। इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड किया और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया है, मान लीजिए ए है। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया भाई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी पॉइंट। ओके हो गया भाई? बोलो जी, यहाँ तक ओके हो गया। अगर जे वाला एंगल मेरे पास फाई है, तो जे वाला एंगल भी क्या होगा राजे? फाई होगा। ठीक है, तो जे भी एंगल फाई होगा, क्योंकि सेम एंगल बनेगा ना, करंट I2। तो जिस डायरेक्शन में I2 है उसी डायरेक्शन में I2R02 होगा। अगर जे फाई है राजे, इसका मतलब जे जो एंगल है मेरे पास, जे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब जे जो एंगल मेरे पास बचेगा राजे, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी राजे? जहां हम ऐसा करते हैं, इसको जूम करके दिखा दें नीचे। बोलो, जूम करके नीचे दिखा दें। चलिए जूम करके नीचे दिखा देते हैं भाई इसको। तो मेरे पास सबसे पहले ऐसे डॉटेड लाइन है। ठीक है, फिर ऐसे नीचे को लाइन आ रही है, फिर उसके 90 डिग्री मेरे पास ऊपर को लाइन जा रही है। ठीक है जी, ये मेरे पास पॉइंट ए था, इसके 90 डिग्री मेरे पास पॉइंट बी है। ठीक है, और आपको ये क्लियर है, यहाँ कहीं पे जाके मान लीजिए ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये ट्रायंगल बनेगी, राइट। मान लीजिए पॉइंट सी है। ठीक है, आपको पता जे एंगल फाई है, जे एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जे एंगल कितना होगा राजी? जे एंगल जो मेरे पास बचेगा राजी, दैट इज 90 माइनस फाइव। यहाँ तक ओके हो गया भाई? बोलो, बोलो जी ओके है? बिल्कुल ओके है सर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो इतना एंगल है ये 90 माइनस फाइव है, इसका मतलब ये जो एंगल बचेगा ये मेरे पास फाइव बच जाएगा। ठीक है, अगर जे एंगल फाई है राजे, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जे यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर जे इतना फाई है, इसका मतलब जे कितना रह जाएगा? 90 माइनस फाइव रह जाएगा। बोलो जी हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल आपने निकाला है ये फाइव है, ये जो एंगल आपने निकाला है दैट इज 90 माइनस फाइव है। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ओ ए, ठीक है, ओ ए लेंथ की वैल्यू V(2) है। अगर मैं ए बी की बात करूं, ठीक है, ए बी की बी में देखो क्या होगा राजी, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल होता है ना यहाँ पे एंगल, उसके अपोजिट वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर की होती है। ठीक है, इसका मतलब जे मेरे पास जे बेस हो जाएगा, जे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस को हम कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर है इसका I2, सॉरी आपका हाइपर एच इसका जो है वो I2R02 है। इसका मतलब जो आपके पास बेस होगा वो कॉस थीटा में हो जाता है एच का। ठीक है, I2R02 कॉस, एंगल कितना बन रहा है भाई यहाँ पे एंगल बन रहा है फाइव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एंगल बन रहा है मेरे पास फाइव। ओके, बोलो जी जहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, ये वाली परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी I2R2 साइन फाइव। ठीक है, ऐसे भी हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो लेंथ है आपके पास परपेंडिकुलर, जे वाली लेंथ इक्वल टू जे वाली लेंथ ही होगी। इसका मतलब अगर मुझे दिखाना हो तो जे वाली वैल्यू अगर कितनी होगी, ये कितनी होगी? I2R02 इंटू साइन फाइव। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे जे वाली लेंथ दिखानी हो रहा है, जे वाली लेंथ कितनी होगी? जे वाली लेंथ, ठीक है, तो जे इस ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का एच क्या है? I2X2 है। ठीक है, इसका मतलब जे इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, जे इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अपोजिट वाला जे ही है भाई। तो जे परपेंडिकुलर हो गया, जे इसका नीचे वाला बेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी I2X02 इंटू कॉस 90 माइनस फाइव। एंगल कितना है? 90 माइनस फाइव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है बी ऑफ सी है, दिस इज नथिंग बट बी ऑफ सी ही है भाई। तो ये आ गया भाई I2X02 कॉस 90 माइनस फाइव। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, I2X02 इंटू साइन ऑफ फाइव।
बी ऑफ सी भी मेरे पास भाई आ गया है। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ जिसका रेडियस कितना है E2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ जिसका मान लीजिए जो रेडियस है वो E(2) है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास है ना सर्कल, ये जो E(2) है इस पूरे का मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो सर्कल मेरे पास जो बनेगा राजे वो देखिए कैसा बनेगा। E(2) का मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो सर्कल अगर ड्रॉ कर लिया तो ऐसे करके ये सर्कल जाएगा जिसका रेडियस E(2) है। ठीक है, ये ऐसे करके सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये सर्कल इस पॉइंट को कट करेगा, उस पॉइंट की वैल्यू मान लीजिए D है। ठीक है, तो आपको पता है ये अप्रोक्सीमेट काफी दूर है आपके ये O वाले पॉइंट से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओ सी है दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ओ ऑफ डी है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट E(2) है, क्योंकि रेडियस आपके पास सर्कल का E2 है ना, तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं बोलूं आपके पास जे वाली वैल्यू कितनी होगी राजे, वो भी E2 होगी। ठीक है, चारे पास से आपकी वो वैल्यू आने वाली है दैट इज नथिंग बट E(2). ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ओके है। ठीक है, चलिए ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ये गलत कर दिया भाई, हमने रेडियस E2 का सर्कल ड्रॉ करना था, आपने तो डाया E2 यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास सर्कल ऐसे ही जाएगा। ठीक है, सर्कल आपके पास ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जो दूरी होगी आपकी E(2) होगी। ठीक है, दूरी क्या होगी राजे, E(2) होगी। चलिए, तो इसका मतलब OD इज नथिंग बट E(2) ही होगा। ठीक है, जहां तक ओके हो गया। चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ओ सी की बात करूं, ओ सी तक जाते जाते देखो कौन सी डिस्टेंस आ रही है आपके सामने, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, चलिए तो इसको लिख देते हैं भाई, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ऊपर से भाई वैल्यू जल्दी से रखो इसमें अंदर फटाफट, ओ सी इज नथिंग बट E2, हाँ जी, B2 प्लस I2 R02 इंटू cos फाइव प्लस I2 R02 इंटू साइन ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, तो अगर E2 माइनस B2 निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा, I2 कॉमन निकाल लेते हैं, R02 इंटू कॉस 5 प्लस X02 इंटू साइन 5। देखो जी यहाँ तक ओके हो गया भाई। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स या वोल्टेज रेगुलेशन गिव्स अस आइडिया how much voltage is dropping due to internal impedance। ठीक है जी, बोलो जी ओके हो गया भाई यहाँ तक। चलिए, इसका मतलब अगर मैं I2 करंट की बात करूं, I2 करंट आपको पता है राजी वो क्या होता है, x टाइम ऑफ I2 फुल लोड होता है भाई। तो x क्या बताता है आपको, फ्रैक्शन ऑफ लोड। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं x की फ्रैक्शन ऑफ लोड, आपने एफिशिएंसी के अंदर देखा था भाई। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ लोड की जो वैल्यू होती है आपके पास, अप्लाइड लोड डिवाइड बाय टोटल लोड। मान लीजिए टोटल लोड आपका 10 किलोवाट है बट अप्लाई आपने 2 किलोवाट किया है। ठीक है, तो एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी ओके हो जाएगा। चलिए, इसका मतलब अगर मैं इस फैक्टर को इंक्लूड कर लूँ तो E2 माइनस B2 और डिवाइड बाय हम क्या कर दें E2। ठीक है, जो किसके इक्वल आ जाएगा राजे, x इंटू I2 फुल लोड, हाँ जी, R02 इंटू कॉस 5, हाँ जी, प्लस X02 इंटू साइन 5। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे राजी, बोलो जी, इसी को हम क्या बोल देंगे राजी, वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज या आपकी वोल्टेज ऑन लोड डिवाइड बाय बी नो लोड। ठीक है, इनटू कर देंगे 100, ये आ जाएगी मेरे पास वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी राजे, तो x टाइम्स, हाँ जी, I2 फुल लोड R02 इंटू कॉस 5 प्लस
x02 इंटू साइन फाई। ठीक है, तो ये मेरे पास राजी आ जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सुनिए, इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर और चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई भाई एक टर्म रहेगी आपकी यहाँ पे, इसको पूरे को डिवाइड बाई करना था E2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे, E2। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का जे बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर है वो सभी टर्म आपके पास पर यूनिट में गिवन होती है। ठीक है, उसी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो एक्स R02 इंटू कॉस फाइव, x02 इंटू साइन फाइव, हम ऐसा करिए इसको E2 डिवाइड बाय क्या कर दें, I2FL। ठीक है, ये जो I2 था उसको हम E2 के नीचे लगा दिया। ठीक है, तो E2 डिवाइड बाई I2 फुल लोड क्या हो जाएगा, Z बेस हो जाएगा। बोलो जी, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी, x इंटू R02 इंटू कॉस फाइव प्लस x02 इंटू साइन फाइव, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, Z बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, Z बेस को इंडिविजुअल के नीचे लगा देना भाई। ठीक है, तो R इन ओम डिवाइड बाय Z बेस क्या हो जाएगा, R पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन एट एनी लोड, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन एट एनी लोड मींस एक्स इसके साथ आएगा, आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। ठीक है, तो ये भाई वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी फॉर एनी लोड हैविंग पावर फैक्टर लैगिंग, क्योंकि ये ड्राइव हमने किया लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ठीक है, ओके हो जाएगा जहां तक। ऐसे ही हम निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। तो रिजल्ट आपने बस यही याद रखने हैं भाई, वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर क्या है आपके पास, लैगिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगी राजी, एक्स की वैल्यू इस केस में 1 हो जाएगी फॉर फुल लोड, एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। ठीक है, तो ये मेरी वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ फुल लोड। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई, बोलो हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहले और दो से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो वोल्टेज रेगुलेशन एट एनी लोड विच इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ, ये जो फैक्टर आपके पास बच रहा है राजी, ये जो फैक्टर बच रहा है जी, फुल लोड का फैक्टर बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। ठीक है, तो ये भी आपका भाई याद है, कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फुल लोड के ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन मान लीजिए 2% है, और बताइए अगर मेरे पास लोड 50% हो जाए उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, ओके हो जाएगा भाई। ठीक है जी, ओके, तो फोर्थ पॉइंट हम ऐड करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग और लैगिंग के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस होता रहा जी, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपने जब फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल आपने नीचे ड्रॉ किया था, अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा राजे, तो मैं इसी के अंदर एक चेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास करंट ऊपर को जाएगा। ठीक है, अगर ये +5 है राजे, इसको हम क्या बोल देंगे, -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं है, जहाँ पे भी आपका 5 है उसमें आप -5 पुट कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर का केस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ -5 कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ -5 माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लोड के लिए हम देख लेते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एनी लोड दैट इज इक्वल टू एक्स आर पर यूनिट कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव, ऐसे ही आपका फुल लोड के लिए आ जाएगा भाई। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा यहाँ तक, हाँ जी, ओके है। चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट निकालते हैं पॉइंट नंबर 5, ये आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, एट व्हाट फाई वोल्टेज रेगुलेशन इज मैक्सिमम, वोल्टेज रेगुलेशन इज मैक्सिमम। ठीक है,
तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम किस केस में होगी राजी? यहाँ पे तो माइनस है, मींस यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर है इसके अंदर दोनों टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो कितनी होगी उसकी वैल्यू? डेल्टा डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाई इक्वल टू कर दो 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा राजी? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपने कौन सी यूज करनी है राजी? बोलो जी, जो आपके पास है लैगिंग पावर फैक्टर वाली, ठीक है, आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ जी, आर पर यूनिट एज इट इज कॉस फाइव का माइनस साइन फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, मीन्स टेन फाइव दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई, बोलो जी, एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई आर पर यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाई आर पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टेन फाइव आ जाएगा, मीन जो फाइव की वैल्यू आएगी दैट इज टेन का इनवर्स, हाँ जी, एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई आर पर यूनिट, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हो, टेन का इनवर्स एक्स इन ओम, ठीक है, एक्स इन ओम, ठीक है, एक्स इन ओम मीन्स एक्स जीरो टू डिवाइड बाई आर जीरो टू। देखो ऐसे लिखा हुआ ना, एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई आर पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू इनटू बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या था? जेड वैल्यू, ठीक है। आर जीरो टू इंच को भी क्या लिखेंगे? जेड बेस, जेड बेस के साथ जेड बेस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ऐसे एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। ये है इन ओम, ये भी क्या है? इन ओम, ठीक है। तो ये आ जाएगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। किस एंगल पे होगा राजी? पॉजिटिव एंगल पे होगा, ठीक है। तो फाइव की एंगल वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स एक्स पर यूनिट या एक्स इन ओम डिवाइड बाई आर इन ओम, ठीक है जी। आगे लिखें फिर नेक्स्ट कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन किस एंगल पे आपकी 0 होगी? सिक्स पॉइंट एट व्हाट फाइव आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किस केस में पॉसिबल है राजे? लीडिंग में, क्योंकि उसमें एक टर्म क्या है? 0 नेगेटिव है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आपकी लीडिंग के केस में क्या होती है? आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 करनी है तो इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो टेन फाइव आएगा राजे दैट इज इक्वल टू आर पर यूनिट डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, ठीक है। तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? टेन का इनवर्स आर पर यूनिट डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन का इनवर्स आर जीरो टू डिवाइड बाई एक्स जीरो टू। ये किस में होगा राजे? इन ओम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो आपने पॉइंट नंबर 6 लिखे हैं ना, यही आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किस केस में आया? फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब पॉसिबल है? इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए राजी, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा। चलिए अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई देखूं तो उसकी जो इक्वेशन होगी राजी वो देखिए कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ वेव फॉर्म आपके पास ऐसी होगी, ठीक है। थोड़ा सा सही करके बना देते हैं भाई, ठीक है। तो ये वाला वो वाला फाइव होगा जिसपे वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रही है राजी? पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? फाइव टेन का इनवर्स एक्स पर यूनिट डिवाइड बाई आर पर यूनिट, ठीक है। यहाँ आप मैक्सिमम बोल दो, ठीक है। ये लैगिंग के केस में आ रहा है, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन मेरी 0 और नेगेटिव किस केस में आएगी? ठीक है, नेगेटिव और 0 मेरी लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन मेरी 0 आ रही है राजी, तो 0 आएगी मेरी लीडिंग के केस में, ठीक है। तो फाइव की वैल्यू कितनी होगी राजी? टेन का इनवर्स आर पर यूनिट डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट, ठीक है। दैट इज फॉर लीडिंग केस। ओके हुआ भाई यहाँ तक? बोलो समझ में आई पूरी कहानी भाई? वोल्टेज रेगुलेशन की क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ और देखिए, नोट करके लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अगर मैं थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जो E2 थी उसकी वैल्यू मान लीजिए 100 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए जो मेरे ड्रॉप हो रहे हैं रास्ते में वो 3% हो रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप कितने हो रहे हैं राजी? 3%। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरी पहुँचेगी राजी B(2), ठीक है, वो कितनी पहुँचेगी राजी? बोलो जल्दी से। 97 वोल्ट होगी, क्योंकि रास्ते में 3 वोल्ट आपकी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ आप ऐसे सुनिए, अगर मान लीजिए आपके पास गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, मैं उसको उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। मान लीजिए पहले ये हो कि आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन इज 3%, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट थी, तो 3% का मतलब क्या है? 100 का 3%, 100 का 3% क्या होगा? 3 वोल्ट। तो आपके पास रास्ते में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी, इसका मीनिंग समझिए ना जी, ये जो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन 3% गिवन है ना, इसका मीनिंग ये है रास्ते में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है दैट इज 3 वोल्ट ऑफ या 3% ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, हुई इतनी बात। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ देखते हैं भाई, फर्दर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया है गेट इलेक्ट्रिकल में 1999 में, ठीक है, 100 kVA 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल ट्रांसफॉर्मर with a percentage resistance of 3% and percentage reactance of 6% is supplying current of 50 ampere to a resistive load. The value of load voltage is, लोड वोल्टेज की भी अपनी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है इसका, कि आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लो, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन निकल गया, उसके साथ आपको लॉसेस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज आपको गिवन है 200, ठीक है। सेकेंडरी साइड ही पूछा ना, लोड साइड, ठीक है। लोड साइड आप यहाँ पे टर्न रेशियो से देखो 400/200 है, ठीक है। इसका मतलब बोलो जी, इसका मतलब आपके पास जो वोल्टेज है वो 200 से कम ही आएगी, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। रेजिस्टिव लोड है, मींस फाई की वैल्यू कितनी की बना रहा जी? 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 तो मेरा क्या हो जाएगा राजी? 0 हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास आर पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई, यही होता है ना भाई, ठीक है। तो 0 पुट करो, तो कॉस 0 1, साइन 0 0, ये टर्म तो हट ही जाएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन सिंपली आपके पास क्या हो जाएगी? आर पर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? विच इज इक्वल टू आर पर यूनिट कितना गिवन है भाई? 3%। 3% का मतलब क्या है? आर पर यूनिट दैट इज इक्वल टू 0.03 पर यूनिट। तो एक्स पर यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0.06 पर यूनिट, राइट। तो इसका मतलब 0.03 आपके पास क्या आ जाएगा राजी? वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा, ठीक है। आर पर यूनिट इतना ही है ना, इंटू 100 कर देंगे तो 3%। इसका मतलब आपके पास जो वोल्टेज है वो कितनी ड्रॉप हो रही है राजी? 3%, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन चाहे फॉर्मूले के साथ कर लीजिए, चाहे आप सिंपल कर लीजिए, ठीक है। दैट इज E2 माइनस B2 डिवाइड बाई E2, यही फॉर्मूला होता है भाई। E2 आपके पास गिवन है 200 माइनस B2 आपने कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू डिवाइड बाई 200 विच इज इक्वल टू 0.03, ऐसे बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 194 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे कि वोल्टेज रेगुलेशन 3% गिवन है, मींस लॉस ऑफ वोल्टेज एंड ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 200 का 3%, ठीक है, मींस बटे 100 लग जाएगा। तो 6 वोल्ट आपकी वोल्टेज लॉस हो रही है, तो 200 में से 6 निकाल दो तो कितना बचेगा? 194 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई आपको मैंने ये बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन के साथ एक एक्स वाला जो फैक्टर है
वो नहीं बोलना लगाना, ठीक है। ये जो फैक्टर था x, ये जो, ठीक है, इसको कभी भी बोलना नहीं है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू कंसिडर, ठीक है, क्योंकि गेट के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्ट हब को पता होता है, ठीक है, लेकिन जो छोटा छोटा पॉइंट होता है उसमें गलती बंदा खा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब मुझे फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, आई टू फुल लोड, ठीक है। आई टू फुल लोड क्या होगा, जो भी केवीए रेटिंग होगी और जो भी मेरे पास सेकेंडरी साइड की वोल्टेज होगी, ठीक है, B2 और E2, ठीक है जी। तो केवीए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर गिवन है, 10 केवीए का गिवन है, मीन 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितनी है 200, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 50। तो फुल लोड करंट कितना है भाई 50 एम्पियर, और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी क्या था, करंट ऑफ 50 एम्पियर, मींस बाय डिफॉल्ट फुल लोड ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इफ करंट इन्होंने मान लीजिए बोला होता 25 एम्पियर, ठीक है, तो फुल लोड तो नहीं है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपने आंसर निकाला था राजी, वो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आवर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ता, एक्स, एक्चुअल करंट कितना है 25, फुल लोड करंट कितना है 50, तो 1/2 लेके चलना पड़ना था, ठीक है। तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता, 1/2 इंटू आर पर यूनिट, ठीक है। तो 3/2%, ठीक है, तो 1.5% इस केस में आंसर आना था, ठीक है। 1.5 मीन्स 3% वोल्टेज, 3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होती तो उस केस में आंसर कितना आ जाता भाई 197। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो। तो इस मिस्टेक से आपने भाई बचना है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो आपके वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था भाई आपका कंसेप्ट रिलेटेड टू योर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है जी। ओके हुआ यहाँ तक, चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।